नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहां पर नागरिकता की। कल हम लोगों ने नागरिकता स्टार्ट किया था। 5 मिनट लूंगा नागरिकता रिवीजन कराने में, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर लौट आएंगे। नागरिकता, जो कि हम जानते हैं नागरिकता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर किसी व्यक्ति और देश के बीच के संबंध को हम नागरिकता के रूप में जानते हैं। नागरिक कौन होगा? जिसे देश में समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति जिसको देश में समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो वो नागरिक कहलाएगा, सिटीजन कहलाएगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक प्रावधान दिए गए हैं। हमने बात करनी है सर नागरिकता भारत में किस प्रकार की है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। भैया भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है सिंगल सिटीजनशिप, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन के संविधान से इंस्पायर्ड है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें पहला जन्म से है यानी कि बाय बर्थ है, वंश परंपरा से है यानी कि बाय डिसेंट है। वंश परंपरा 2004 के बाद से ये प्रावधान कर दिया गया है। देयर इज अ प्रोविजन। क्या प्रोविज़न है? तो प्रोविज़न ये है कि यदि किसी का जन्म भारत के बाहर होता है 26 जनवरी 1950 के बाद या उस दिन, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा और उस बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन इंडियन एम्बेसी या भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में 1 वर्ष के अंदर अंदर कराया जाएगा। देशीयकरण, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण से और भूमि अर्जन से, ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए सभी साथी भैया जुड़ जाइए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये सारी चीजें हैं। अब नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स थे 5, 6, 7, 8, ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें 9 तक, 5 से लेकर 9 तक, जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था, तो वो थे 5, 6, 7, 8, 9। हम बात करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों को। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने ये वाली पीडीएफ कल आप लोगों को अपलोड करवा दी थी, ठीक है। जो हम बोर्ड पीडीएफ थी उसी में ये मैंने आपके लिए अपलोड करवा दी थी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, मैंने हाथ से लिखकर पढ़ाया था आप लोगों को। ये सारे फैक्ट हमने पढ़े थे। पंजीकरण हमने पढ़ लिया था, ठीक है। देशीयकरण हमने पढ़ लिया था, ये भी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। भूमि अर्जन भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ लैंड, भारत सरकार द्वारा किसी भूभाग को अर्जित करने पर वो उसे भारत में मिलाने पर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम हो गई। देखिए पॉलिटी की वर्कशीट नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ जी, जीएस की वर्कशीट नहीं मिलती है, रीजनिंग मैथ की वर्कशीट आपको मिल जाती है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर नागरिकता खत्म करने के प्रकार। नागरिकता कितने प्रकार से खत्म किया जा सकता है? चलिए कोई भी गलती नहीं है किसी भी नोट्स में, मैं सारे चेक कर रहा हूँ, मैं सारे चेक करने के बाद ही अपलोड करवा रहा हूँ। हाँ चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। तो आप कहेंगे सर नागरिकता का अंत हो सकता है 3 प्रकार से। 3 टाइप से हैं नागरिकता के अंत के। कौन कौन से हैं? एक तो भैया परित्याग करने पर। क्या करेंगे सर? परित्याग करने पर हम लोग करेंगे। ये यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी कल कर लिया था, यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी कल कर लिया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि भैया अब बताओ आपको हाथ से लिखकर पढ़ाऊं इससे पढ़ाऊं, इससे जो है आपको ज्यादा समझा पाऊंगा, ठीक है। कल आप लोगों की बात मैंने मानी थी कि हाथ से लिखकर पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को इससे पढ़ाता हूं क्योंकि आज ही खत्म करना है। अगर आज इसको हम हाथ से लिखकर पढ़ेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कल में चली जाएगी क्लास और मैं नहीं चाहता किसी भी टॉपिक पे 3 क्लासेस जाएं, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखिएगा हम बात करेंगे सर नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। हाँ जी, देशीयकरण नहीं कराया क्या? हमने कल कहां तक पढ़ा दिया है देखना जरा, कल कहां तक पढ़ा है? पंजीकरण पढ़ा तो दिया, पंजीकरण पढ़ा दिया, भूमि अर्जन भी पढ़ा दिया है,
बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैंने कल बताया था, एक दिन आप मेरी बात मानकर देखिए, एक दिन सिर्फ, मैं कह रहा हूं कि आज एक दिन आप मेरी बात मानकर देखिए। अगर आपको लगे कि पीडीएफ से मजा आ रहा है तो आप मुझे लास्ट में बता देना सर पीडीएफ से पढ़ाना। ठीक है, एक दिन मेरी बात मानिए। कल मैंने आपकी बात मानी थी, आज आप मेरी बात मान लीजिए। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पीडीएफ से टीचर तभी पढ़ाने का प्रयास करता है जब चैप्टर बहुत बड़ा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये चैप्टर बड़े हैं, इसमें आर्टिकल्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखना जरा एक बार। बिल्कुल, पंजीकरण तक कराया था क्या? देशीयकरण नहीं कराया तो ठीक है, फिर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात करते हैं पंजीकरण से। ये तो मैंने बता दिया था, ये तो मैंने बता दिया था। चलिए, देशीयकरण ये हमने पढ़ लिया था। यहां से चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं। देशीयकरण बता दिया क्या? देखो एक बार चेक करके। पंजीकरण तक कराया है। चलिए देशीयकरण पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देशीयकरण पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। देशीयकरण से हम पढ़ेंगे कि सर तीसरा था पंजीकरण। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि सर पंजीकरण का क्या था, कि ऐसा व्यक्ति जो 5 साल से 7 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका हो, जन्म भारत में हुआ लेकिन भारत के बाहर रहता हो, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। ये हमने भैया कल कर लिया। शायद ये वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया था, इसको आप लिख लेना। ठीक है, कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ऐसे नागरिक जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हैं, जो भारत में रहते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है सर, यहां पर हम बात करेंगे देशीयकरण। हम बात करेंगे सर देशीयकरण। ये चौथा है कि सर कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति, कोई अमेरिका का व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो बाय नेचुरलाइजेशन भारत की नागरिकता ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है, इसकी जो कंडीशंस थी, पहले 11 वर्ष थी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसकी भारत में रहने की जो अवधि है वो 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी है। कितना कर दी है? 5 वर्ष कर दी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल हम लोग, बिल्कुल भैया देखिए, हाथ से इससे ज्यादा स्वच्छ सुंदर तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, इससे ज्यादा सुंदर लिख पाऊंगा। आप मेरी बात सुनो, जो आप एक रट लगा रहे हो। हाँ जी, पंजीकरण तक कराया, ठीक है। देशीयकरण अब पढ़ लेते हैं। आप कह रहे हो सर हाथ से लिखकर पढ़ाओ। अगर हाथ से लिख कर पढ़ाऊंगा, आप जो 35 क्लास होनी है वो आपकी 50 क्लास में जाएंगे। आप स्वीकार करोगे 50 क्लास? करोगे आप स्वीकार 50 क्लास? बताओ, बताइए आप। हैं जी? अगर मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपसे ये चीज कह रहा हूं कि इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट है, तो एक बार मेरी बात मान कर देख लो भाई। एक चीज तो यही, विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य जो रिश्ता है वो यही तो है। आपने कल जिद की, मैंने मान ली। आज मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आज आप मेरे द्वारा जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको मानकर देख लो। अगर मजा आए तो लास्ट में कह देना, नहीं आए तो फिर आप कह देना कि सर कल से लिख कर पढ़ाना, तो मैं लिख कर पढ़ा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना। चलिए, हम बात कर रहे थे कि सर ये बात यहां पर हो गई, कोई विदेशी व्यक्ति देशीयकरण से तभी भारत की नागरिकता ले सकता है जब वो अपनी मर्जी से भारत में रह रहा हो, उसे रहते हुए 11 साल हो चुके हो टोटल। 10 वर्ष पहले रह चुका है, 1 वर्ष उसे रजिस्ट्रेशन करने की तिथि से पहले लगातार रहना है। ठीक है, मान लो 1 जनवरी से वो भारत में रह रहा है, 1 जनवरी 2024 से, तो वो 1 जनवरी 2025 को ही आवेदन दे पाएगा, एप्लीकेशन दे पाएगा कि मुझे भारत की नागरिकता लेनी है। ठीक है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कहता है कि भारत में रहने की जो अवधि थी देशीयकरण की, वो 11 साल से घटाकर 5 साल कर दी है। कितने साल कर दी है? 5 साल कर दी है। ठीक है, चलिए
हम बात करेंगे कि सर एनी फॉरेनर हु वॉलेंटरी वांट्स टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यदि कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वो देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। क्लियर, यहां तक लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं कि भैया इसके लिए क्या करना है कि भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, must have been living in India for 1 year for applying for Indian citizenship। कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। लेकिन मेरे लाडलो, इसको ध्यान से समझना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको आप लोग लिखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2019। आप कहेंगे सर 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा क्या किया गया लाडलो, इसके द्वारा क्या किया गया है कि इसकी जो शर्त थी ना 11 वर्ष, द्वारा 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है, आप कहेंगे 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, घटाकर भैया आप कहेंगे सर 5 ईयर कर दिया है, घटाकर 5 साल कर दिया है। क्या कर दिया जी, 5 साल कर दिया है। यानी कि देशीयकरण से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यानी कि वाई नेचुरलाइजेशन कोई भारत की नागरिकता विदेशी व्यक्ति लेना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर भारत में 5 वर्ष रहना पड़ेगा, और 1 वर्ष से वो लगातार भारत में रह रहा हो तभी वो एप्लीकेशन दे पाएगा गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को, तब उसे भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा मिल जाएगी। और संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। भारतीय संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। तो उस विदेशी व्यक्ति को उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा की अच्छी जानकारी हो, वो उस भाषा को समझ लेता हो, पढ़ लेता हो। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसे लागू कब किया गया है। आप लिखना कि सर इसे लागू किया गया है 2024 में। कब? 2024 में इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं, देशीयकरण से कोई विदेशी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसे आवेदन करने के 1 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। कुल मिलाकर वो अब 5 साल भारत में रहे। पहले क्या था, ये 11 वर्ष था, लेकिन 5 वर्ष कब कर दिया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900, आप क्या कहेंगे सर 2019 के माध्यम से 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, संविधान में से कोई एक भाषा की अच्छी जानकारी हो। मान लो जैसे कि ये मान के चलो कि मैं अमेरिकन हूं, मैं अमेरिका का नागरिक हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं। ठीक है, तो मुझे देशीयकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता हूं। कैसे? मैं भारत में रहता हूं, 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हूं, और पिछले 5 वर्षों तक मैं भारत में रह चुका हूं। ये 2024 के बाद है, लेकिन 2024 से पहले 11 वर्ष तक मुझे भारत में रहना पड़ता और 1 वर्ष लगातार भारत में रहता, तब जाकर मुझे नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता, जिसके माध्यम से मुझे भारत की नागरिकता मिल जाए। क्लियर है? लिख लिया? जल्दी से लिखने के बाद थम कर देना। चलिए, नहीं खुशबू, इसे भैया कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इसे किसमें? ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 2020 में लागू हुआ था ना, इसे कोर्ट ले जाया गया था, उसके बाद 2024 में इसे लागू कर दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया समझ गए। यहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। एक बार लिखने के बाद थम जरूर कर देना, इतना आपने लिखा है। ठीक है, ऐसे समझो नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 को क्या किया गया था, चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में निर्णय दिया और कहा कि ये वैध है, ये लागू किया जा सकता है, यानी कि उसको लागू करने के लिए क्या कर दिया गया है भैया, परमिशन दे दी गई है। ठीक है, हाँ जी, ये 2020 में इसको लागू किया गया था। क्या किया गया था, लागू। लेकिन फिर ये कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसे क्या कहा, तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में इसे क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भैया ये लीगल है, ये सही ठहराया कि भैया इसको सही लागू किया गया, ये सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये सही है। चलिए मैं इसकी एक लाइन आगे से लिखवा देता हूं, ऐसे मैं इसके आगे लिखवा देता हूं, यहां पर आप लोग लिख लेना, यहां इसके आगे लिखना कि सर एक पॉइंट में यहां लिख रहा हूं कि भैया ये बताइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अच्छे से लिख लेना, लाइन टू लाइन आ जाएगा, संशोधन अधिनियम, अधिनियम आप कहेंगे 2019। ठीक है जी, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जानेंगे कि सर इसे लागू कब किया था, तो इसे लागू किया था 2020 में। लेकिन इसे क्या कर दिया था, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कब अपना निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये लागू कब हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2024 में सही ठहराया, सही ठहराया। ठीक है जी, आप कहेंगे सही ठहराया या सही बताया कि जो लागू किया गया ये सही है, सही बताया है। चलिए ऐसे लिख लीजिए। अब तो एक लाइन हो गई क्लियर, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, क्लियर हो गई चीजें, बताएं यहां तक। ठीक है, यहां तक आप लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं। यहां तक अगर आपने लिख लिया होगा, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बात आ जाती है भूमि अर्जन से, भूमि अर्जन से एक्वायर ऑफ लैंड, यहां पर बात होगी एक्विजिशन ऑफ लैंड। देखिए, भारत सरकार के द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में शामिल किया जाता है, विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप बताएंगे सर यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा यदि कोई ऐसा क्षेत्र जिसे भारत में शामिल किया गया हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मुझे बताएं कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर एनी न्यू टेरिटरी और मर्ज इट विद इंडिया। मान लो जैसे कि हमने, जो हमारा क्या है, पीओके है, ठीक है, पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अगर इसे हम भारत में मिलाते हैं, इसे हम भारत में मिलाते हैं, क्या करते हैं जी, भारत में मिलाते हैं। आप कहेंगे यदि हम इसे भारत में मिलाते हैं तो यहाँ पर जो लोग होंगे, यहाँ पर जो निवासी होंगे, जो यहाँ के निवासी लोग होंगे, इन्हें भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। आप कहेंगे सर स्वयं नागरिकता मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, नागरिकता मिल जाएगी। कि सर यदि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को यदि भारत में मिला लिया जाता है, यदि भारत में मिला लिया जाता है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। एडवांस दिया था मैंने कल, ये पीडीएफ मैंने कल एडवांस में दी थी। जैसे सिक्किम को 1975 में भारत में मिलाया था, तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता स्वयं मिल गई थी। क्या हो गया था, स्वयं मिल गई थी। ठीक है, चलिए अब बात आती है नागरिकता का अंत। चलो भैया, अब आप नहीं चाहते हो कि मैं पीडीएफ से ना पढ़ाऊं, तो ठीक है भैया, आप लिखो नागरिकता का अंत, हेडिंग लिख लीजिए नागरिकता का अंत। चलिए भैया, आपकी मनमानी, नागरिकता का अंत। चलिए भैया, आप कहेंगे सर नागरिकता का अंत, द एंड ऑफ द एंड ऑफ द एंड ऑफ सिटीजनशिप।
ठीक है, द एंड ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सर कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। आप कहेंगे सर तीन प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। कि भैया कौन कौन से प्रकार हैं। आप कहेंगे सर पहला प्रकार हो जाएगा परित्याग करने पर, यानी कि अपनी मर्जी से नागरिकता त्यागने पर, परित्याग करने पर, रिन्यूसिएशन करने पर। आप कहेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि सर रिन्यूसिएशन करने पर, यानी कि अपनी मर्जी से यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता क्या करता है, अपनी नागरिकता का त्याग करता है। आप कहेंगे सर यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग देता है तो भैया उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरी नागरिकता क्या है, दूसरे कैसे खत्म कर सकते हैं, आप करेंगे पर्यावसान से। ठीक है, आप कह सकते हैं पर्यावसान, पर्यावसन या पर्यावसान से। ठीक है, आप कहेंगे सर पर्यावसान, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर डिप्रीवेशन कह सकते हैं या टर्मिनेशन कह सकते हैं। आप कहेंगे टर्मिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे सर, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि भारत सरकार अनुच्छेद 11 में कानून बनाकर किसी की नागरिकता को टर्मिनेट कर दे। क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे, यानी कि उसकी जो नागरिकता है उसे खत्म कर दे। क्या कर दे जी, उसे खत्म कर दे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नागरिकता को हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो नागरिकता एक तो परित्याग करने पर, अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ने पर, दूसरा पर्यावसान टर्मिनेशन। जैसे कि मान लो आप भारत के निवासी हैं, यदि आप संविधान का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करते, युद्ध के समय किसी शत्रु देशों की सहायता करते हैं, तो इस प्रकार से भारत सरकार अनुच्छेद 11 में संसद के माध्यम से कानून बनाएगी और उस कानून के तहत आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए अब बात आती है सर तीसरा प्रकार क्या है। तीसरा प्रकार है भैया क्या करने पर, वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर। कि भैया वंचित किए जाने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिप्रीवेशन। क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर डिप्रीवेशन। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर डिप्रीवेशन यानी कि यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है। आप कहेंगे सर डिप्रीवेशन क्या होता है। डिप्रीवेशन का मतलब है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यदि कोई संविधान को नहीं मानता। आप कहेंगे ऑन शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाते हैं तो उससे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। क्या लिखा है जी, आप कहेंगे सर संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। क्या करने पर, अनिष्ठा दिखाने पर, अनिष्ठा दिखाने पर। चलिए यानी कि आप कह सकते हैं ऑन शोइंग। ठीक है जी, आप लिखिए भैया, आप खुद को अपडेट नहीं करना चाहते तो मत करिए जी, लिखिए भाई ऑन शोइंग डिसलॉयल्टी। आप कहेंगे सर ऑन शोइंग डिसलॉयल्टी। ठीक है, डिसलॉयल्टी। आई होप आप लोग लिखते होंगे डिसलॉयल्टी कि भैया अगर आप डिसलॉयल्टी दिखाते हैं, डिसलॉयल्टी किसके किसके, तो टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारतीय संविधान को आप नहीं मानते हैं, आप उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर आप युद्ध के समय, इसमें क्या लिखा है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये है युद्ध के समय शत्रु का साथ देते हैं। युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर, शत्रु का साथ देने पर, यदि आप भारत का युद्ध पाकिस्तान से चल रहा है और आप भारत का साथ ना देकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, ठीक है जी, देने पर आप कहेंगे सर भारत का युद्ध पाकिस्तान से चल रहा था और पाकिस्तान से आप क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। आप कहेंगे सर यहां पर आप लिखेंगे हेल्प द एनिमी। आप कहेंगे सर हेल्प
हेल्प द एनिमी ऑन द, आप कहेंगे सर एनिमी ऑन द टाइम ऑफ वॉर, टाइम ऑफ वॉर, कि भैया युद्ध के समय आप किसका साथ दे रहे थे, शत्रु का साथ दे रहे थे। ऐसी स्थिति में भी आपकी नागरिकता वंचित की जा सकती है। वंचित किए जाने का तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है। आप कहेंगे सर यदि कोई भारतीय महिला, ठीक है जी, इंडियन वुमेन विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है, किससे, विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है, पुरुष से विवाह करती है, विवाह करने पर, ठीक है, विवाह करने पर यदि कोई इंडियन वुमेन है तो और वो विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप कहेंगे प्रियंका चोपड़ा की नागरिकता समाप्त क्यों नहीं हुई, आप कहेंगे सानिया मिर्जा की नागरिकता समाप्त क्यों नहीं हुई, आप कहेंगे सर प्रीति जिंटा की नागरिकता समाप्त क्यों नहीं हुई, इन्होंने भी तो विदेशी पुरुषों से विवाह किया है। तो क्या कारण है, क्या कारण है, हम बात कर रहे हैं कि सर क्या कारण होगा कि इनकी नागरिकता क्यों समाप्त नहीं की गई। आप कहेंगे क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक आम नागरिक नहीं है, एक सेलिब्रिटी है और इतना भरकर पैसा टैक्स के रूप में भारत सरकार को देती है। सानिया मिर्जा नेशनल प्लेयर है, इतना सारा टैक्स देती है। प्रीति जिंटा नेशनल प्लेयर है, इतना सारा टैक्स देती है। ठीक है, जब इतना सारा टैक्स मिल रहा है तो भारत सरकार क्यों खत्म करेगी इनकी नागरिकता। दूसरा कारण यह भी है कि इन महिलाओं ने विदेशी नागरिकता स्वीकार ही नहीं की, भले ही इन्होंने विदेशी पुरुषों से शादी की थी लेकिन इन्होंने किसी देश की नागरिकता भारत के अलावा स्वीकार ही नहीं की। ठीक है, जब भारत की नागरिकता स्वीकार नहीं की तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, आप यहां पर बता देना कि सर जब कोई, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका की नागरिकता नहीं ली, वो भारत की ही नागरिक है आज भी, भले ही वो अमेरिका में चली जाती है लेकिन जब उसने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, भारत से, आप कह सकते हैं सर भारत से लगातार, भारत से 7 साल लगातार बाहर रहने पर, 7 साल लगातार बाहर रहने पर, बाहर रहने पर, आप कहेंगे सर बाहर रहने पर, ठीक है, बाहर रहने पर। यहां पर हमने पढ़ा कि भैया स्टेइंग आउटसाइड, आप कह सकते हैं यदि कोई भारतीय व्यक्ति स्टेइंग, आप कहेंगे सर यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बाहर रहता है, आउटसाइड द कंट्री, आप कहेंगे सर आउटसाइड द कंट्री, द कंट्री, आउटसाइड द इंडिया लिख लेना, आउटसाइड द कंट्री लिख लो, देश के बाहर रहने पर आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कि भैया भारत के बाहर वो लगातार इंडिया फॉर 7 ईयर्स, आप कह सकते हैं सर 7 ईयर्स, ठीक है जी, 7 साल तक यदि वो भारत के बाहर लगातार रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये कहा गया है कि ये 10 साल के बाद लौटा, ये 15 साल के बाद लौटा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप क्या बताएंगे। ऐसा इसलिए हुआ है कि वो समय समय पर अपने जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो संबंधित इंडियन कंसल्टेट में जाकर जमा करता होगा, बताता होगा, इसलिए उसकी नागरिकता नहीं छूटी है। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। दिखाना भाई ये बच्चा क्या कह रहा था, बड़ा अच्छा इनका वो है, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, और ऊपर चलो, हाँ, और हाँ ये कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ एक एक लाइन प्रीवियस ईयर है और आपकी पढ़ाई हुई हर लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थैंक्स अलॉट फॉर थैंक अर्पण राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, चलिए यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने देशीयकरण या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर ली। मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली। जब भारत की नागरिकता ले ली तो उसका जो
जो नागरिकता है, और अमेरिका का था वो उसने भारत की नागरिकता ली थी नेचुरलाइजेशन से, लेकिन अमेरिका ने उसे 5 वर्ष के अंदर अंदर 2 वर्ष की सज़ा दे दी। मान लीजिए जैसे अमेरिका का नागरिक है कोई, मान लीजिए मैं अमेरिका का नागरिक हूँ और मैंने अमेरिका में कोई कांड कर दिया, कोई केस कर दिया, वहाँ पर मेरा केस चल रहा था, मैंने भारत में आकर भारत की नागरिकता ले ली और अभी मुझे 5 साल भी नहीं हुए भारत की नागरिकता लिए हुए, तो भैया 2 वर्ष की सज़ा अमेरिका ने मुझे दे दी, अमेरिकन कोर्ट ने मुझे दे दी, तो मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया। किसी को कोई आपत्ति हुई क्या? किसी को कोई आपत्ति हुई? अच्छा, अब बात करते हैं सर, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं है। अभी हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। देखिए हम बात करेंगे सर, यहाँ पर ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1949 ऐसे कौन कौन से आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित आर्टिकल लागू हुए थे। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए थे। संबंधित अनुच्छेद, आप कहेंगे सर संबंधित अनुच्छेद, आप क्या बताइएगा? ठीक है, आर्टिकल, आप कहेंगे सर आर्टिकल रिलेटेड, आप बता देना सर आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। कौन से भैया? नागरिकता से संबंधित ऐसे कौन कौन से आर्टिकल थे जिन्हें क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। वो थे 5, 6, 7, 8, 9। ये वो आर्टिकल हैं जिन्हें 26 नवंबर 1949 में लागू कर दिया गया था। नागरिकता से संबंधित बता रहा हूं, वैसे तो 16 अनुच्छेद थे, लेकिन अब बात आती है सर 26 जनवरी 1950 को जो बचे हुए आर्टिकल थे 1950 को वो लागू कर दिए गए। कौन कौन से? तो 5 से 9 तो ये हो गए, तो आप कहेंगे सर 10 और 11 भी लागू कर दिए गए। 10 और 11 भी लागू हो गए। क्या हो गए जी? यानी कि 26 जनवरी 1950 को 5, 6, 7, 8, 9 ये आर्टिकल तो 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गए थे, लेकिन नागरिकता, आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, जी नागरिकता। ठीक है जी, नागरिकता। चलिए हमने पढ़ना है कि सर अनुच्छेद आर्टिकल 10 और 11 26 जनवरी 1950 में लागू हुए, जबकि 26 नवंबर 1949 में 5, 6, 7, 8, 9 लागू कर दिए गए। अब बात आती है जी आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? आप कहेंगे यहाँ पर अधिवास के आधार पर नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। आप कहेंगे सर प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, आप क्या कहेंगे? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ, आप कहेंगे सर प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान, आप कह सकते हैं कि सर ऐसे व्यक्ति जो भारत में संविधान लागू होने के समय से रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता का प्रावधान या नागरिकता का प्रावधान। आप कहेंगे सर प्रोविजन, क्या हो जाएगा जी? प्रोविजन। आप कहेंगे सर प्रोविजन रिलेटेड, आप मुझे बताएंगे प्रोविजन रिलेटेड एट द कॉमन्समेंट, रिलेटेड सिटीजनशिप लिखना, या प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप लिख लेना। इसको आप लिखना रिगार्डिंग, आप क्या कह सकते हैं?
रिगार्डिंग, आप कहेंगे सर प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप, 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 ठीक है, रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट कॉमन्समेंट, एट द कॉमन्समेंट, ठीक है जी। आप भैया बता देना कि भैया जब संविधान लागू हुआ है, जब संविधान कॉमन्समेंट, ठीक है जी, आप कह सकते हैं सर कॉमन्समेंट, जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो आप लोग बता देना सर जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमन्समेंट इसके संविधान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें कंडीशन ये दे दी, इसमें कंडीशन क्या दे दी, आप कहेंगे सर इसमें कंडीशन ये दी गई है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो संविधान हमारा लागू कब हुआ है 26 जनवरी 1950 को, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के 6 माह पहले से भारत में रह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जब कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है जी, तो आप कहेंगे सर ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या, अधिवास के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में रहता हो और संविधान लागू होने से 5 वर्ष से पहले वो भारत में रह रहा हो। चलिए प्रतिभा कह रही है सर पॉलिटी के कई टीचर से पढ़ चुकी हूँ बट कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया सर आपके पढ़ाने पर, एक एक लाइन समझ आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, मेरा यही मन है कि मैं आपको हर वो चीज़ पढ़ाऊँ, लेकिन एक दो बच्चे हैं वो पीडीएफ से खुश नहीं है, वो ये नहीं समझ रहे कि वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कि सर इसका क्या मतलब है कि उनका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जन्म भारत में हुआ हो, आप कह सकते हैं कि सर जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जन्म भारत में हुआ, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि अनुच्छेद 5 के तहत उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जिनका जन्म भारत में हुआ हो और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहे हैं। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले से, होने से 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं, पहले से भारत में रह रहे हैं, ठीक है, भारत में रह रहे हों, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है जी। आप कहेंगे सर इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है जिनका निवास भारत में हो, निवास कहाँ पर हो, निवास भारत में हो, ठीक है जी, क्या हो, निवास भारत में हो, तो आप कहेंगे सर निवास के स्थान पर या भैया डोमिसाइल भारत में हो, ठीक है। आप कहेंगे सर उनका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल कहाँ का हो जी, आप कहेंगे सर डोमिसाइल कहाँ का हो, भारतीय हो, इंडियन डोमिसाइल हो, जिससे उन्हें अनुच्छेद 5 के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलिए यहां तक आप लोग पढ़िए। अब एक बच्चा कह रहा है सर सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिलेगी क्या, सीमा हैदर को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। कारण क्या है, वो इलीगल तरीके से भारत आई है, अगर वो लीगल तरीके से भारत आती तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती। हालांकि वो गलत तरीके से, इलीगल गैर कानूनी तरीके से भारत आई है और उसने सचिन से शादी भी कर ली है। सचिन चाहकर भी उसे अभी भारत की नागरिकता नहीं दिला सकता, लेकिन भारत सरकार की मजबूरी यह है कि उसे वापस भी नहीं भेज सकते, क्योंकि वापस भेज दिए तो पाकिस्तानी आप जानते हैं मार देंगे उसको, इसलिए उसे अभी भारत में रखा हुआ, उसकी जांच चल रही है। अगर जांच हो जाएगी उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब तो मिलेगी ही, क्लियर है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। हालांकि अब बात होगी सर, ये हमने पढ़ा, अब बात आ जाती है सर अनुच्छेद 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक आप लोग मुझे बता देंगे क्या? चलिए बहुत शानदार। आप कहेंगे सर पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, आप कहेंगे सर पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, कहां से? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, भारत आने वाले व्यक्ति, वाले व्यक्ति, आप कहेंगे सर ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं सर पर्सन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आप ऐसे कह सकते हैं कि सर पर्सन, ऐसे कह सकते हैं सर आप पर्सन कमिंग टू इंडिया, कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी, आप कह सकते हैं सर पाकिस्तान, कि सर जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं इनके लिए कुछ समझौता हुआ था क्या? एक समझौता हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, 19 जुलाई 1948 को भैया एक समझौता हुआ था। हालांकि क्या किया गया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, लेबर पार्टी की सरकार बनी 1945 में, उसका प्रधानमंत्री बना था एटली। एटली ने 20 फरवरी 1947 में यह घोषणा की कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों को एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। क्या किया जाएगा? एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। अब यह प्रावधान कब बना है? यह घोषणा हुई 20 फरवरी 1947 को, और इस घोषणा को कानून बनाया गया जून 1948 में और लागू किया गया, आप कहेंगे 19 जुलाई 1948, जिसे डेट ऑफ परमिट कहा जाता है। कि सर डेट ऑफ परमिट, एक परमिट था जिसमें यह कहा गया 19 जुलाई 1948 में यह नियम बना कि कोई भी भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिलेगी, यदि पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप कहेंगे सर यहां पर हम बात कर रहे हैं, शर्त ध्यान रखना, यहां पर शर्त यह थी कि वह स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। क्या हो जी? उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये कंडीशन रखी थी कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उस व्यक्ति को तभी नागरिकता दी जाएगी जब वो स्वयं भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में कोई भारतीय अविभाजित भारत के नागरिक रहे हो या भारत में उनका जन्म हुआ हो। ठीक है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, और ये घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है जी। कमल कह रहे हैं सर मेरा आपने कमेंट नहीं, यार इतने सारे कमेंट आते हैं कैसे देख सकते हैं? सभी के कमेंट देखना तो पॉसिबल नहीं है ना माय डियर, सभी के कमेंट देखना तो पॉसिबल नहीं है ना। इसमें कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी? शर्त भैया ये थी, क्या शर्त थी? कि वह स्वयं जो भारत से आया है, जो पाकिस्तान से आया है वह स्वयं, या माता पिता कह सकते हैं, माता पिता यानी कि पेरेंट्स, माता पिता कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जी पेरेंट्स, माता पिता पेरेंट्स, या दादा दादी, दादा दादी। ठीक है, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दादा दादी में कोई या इनमें से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो। ठीक है, दादा दादी अविभाजित, आप कहेंगे अविभाजित भारत में जन्मा हो, जब पाकिस्तान ना बना हो, अविभाजित भारत में जन्मा हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अच्छा, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा किसने कर दी थी? इसकी घोषणा की गई थी भैया 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी 1947 में यह घोषणा की गई थी, जिसका नाम है भैया ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्या नाम था? आप कहेंगे सर उसका नाम था ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम। क्या नाम है ब्रिटिश पीएम का? आप कहेंगे सर एटली। क्या नाम है? एटली। ब्रिटिश पीएम एटली द्वारा यह घोषणा कर दी गई। और भैया 19 जुलाई 1948, आप कहेंगे सर 19 जुलाई 1948 में क्या किया गया? डेट ऑफ परमिट डिसाइड किया गया। डेट ऑफ परमिट, आप कहेंगे सर डेट ऑफ परमिट,
इसका मतलब क्या है डेट ऑफ परमिट का? आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि यदि कोई भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आता है तो उन्हें एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। क्या किया जाएगा? एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा प्रावधान किसमें है? तो आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग लिख लेना, लेकिन इसमें यह कहा गया है, इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत आता है, जो पाकिस्तान चला गया वो भारत आता है, तो उसे भारत की नागरिकता के लिए 6 महीने भारत में रहना होगा और उसे अप्लाई करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को 6 माह भारत में रहना होगा, बस छोड़ रहा हूं, रहना होगा। क्या करना होगा? भारत में रहना होगा एवं कितने महीने? 6 माह रहना होगा एवं पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कह लें या रजिस्ट्रेशन कह लें। क्या कह लें जी? रजिस्ट्रेशन कह लें। रजिस्ट्रेशन आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकता है, द्वारा नागरिकता या सिटीजनशिप ले सकता है। नागरिकता जिसे सिटीजनशिप कह रहे हैं, सिटीजनशिप ले सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, ले सकता है। चलिए यहाँ तक हम पढ़ेंगे। अभी भैया राहुल शर्मा सर की क्लास है, तो ये क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं। चलिए टाइम हो चुका है, अगर पीडीएफ से पढ़ा रहा होता तो ये ख़त्म कर चुका होता मैं आज। चलिए फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिए, कल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। 10-15 मिनट तो लगेंगे ही इसके आगे के आर्टिकल करने में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आप पढ़ रहे हैं, बस कोशिश करो थोड़ा सा अच्छे से अपडेट होने की। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।